नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 का जो पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म, जो एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पेपर है, उसमें आज एक नई फैमिली लेके आए हैं, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली। देखिए विद्यार्थियों, लेग्यूमिनेसी जो कुल के जो जितने भी पादप होते हैं, हम उन पादपों को भारतवर्ष में दलहनी फसलों के रूप में जानते हैं। यदि बात करें सबसे पहले राजस्थान में, तो राजस्थान में जयपुर, अलवर और पाली, नागौर, इन क्षेत्रों में बहुतायत से दलहनी फसलों को उगाया जाता है। बरसात के दिनों में या सावन मास के अंदर, लगभग जून या जुलाई के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जयपुर ज़िले में भी बहुत सारी दलहनी फसलें जैसे मूंगफली है, चना है, मसूर है, मूंग है, उड़द है, इन दलहनी फसलों को उगाया जाता है। तो ये इस प्रकार की सभी जो दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली में आती है। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की सबसे महत्वपूर्ण जो एक विशेषता है वो ये है कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये जो राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसके अलावा इसमें कुछ पादपों की जड़ों में एज़ोटोबैक्टर जीवाणु को भी देखा गया है। तो इस प्रकार जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं, उन सभी पादपों में एक प्रकार का राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं, लेग्यूमिनेसी जो कुल है, इस लेग्यूमिनेसी कुल को फेबेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने को जानना होगा कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, परीक्षा के अंदर लेग्यूमिनेसी आए या फेबेसी आए, तो वह केवल एक लेग्यूमिनेसी का ही एक जो दूसरा नाम है वो फेबेसी नाम है। जैसे यदि हम बात करें ग्रेमिनी कुल की, तो ग्रेमिनी कुल का भी एक जो दूसरा जो नाम होता है वो पोएसी कुल होता है। तो आज हम लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत जो अनेक जो पादप आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। परंतु लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल में एक पादप है अकेसिया कटेचु। अकेसिया कटेचु पादप की फैमिली के बारे में और पुष्प के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकेसिया जो कटेचु जो पादप है, उस अकेसिया जो कटेचु पादप है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। वितरण अर्थात ये जो अकेसिया कटेचु जो पादप है वो राजस्थान के कौन से जिलों में पाया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, अजमेर, जयपुर और इसके आसपास जो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, इन जिलों के अंतर्गत इसका जो बहुतायत से ये देखा गया है। तो सबसे पहले यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भारत में राजस्थान में भी जो जयपुर है, नागौर हैं और अजमेर, इन जिलों में ये बहुतायत से पाया जाता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में बात करें इसकी हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति और स्वभाव के बारे में बात करें तो ये उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। उष्ण और उपोष्ण। भारतवर्ष में उगाई जाने वाली जो भी दलहनी फसलें हैं वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है। ये जो इस प्रकार की जो जलवायु है, इस जलवायु के अंतर्गत न तो अत्यधिक तापमान होता है और न अत्यधिक ठंड पड़ती है। ये ऐसी जो जलवायु ऐसे क्षेत्रों में, जैसे बात करें सबसे अधिक जो उगाई जाने वाली दलहनी जो फसलें हैं वो नागौर ज़िले में सबसे अधिक उगाई जाती है। नागौर ज़िले के अंतर्गत जो राजस्थान की लगभग 80% जो दलहनी फसलें हैं वो नागौर में उगाई जाती है। उसके बाद में बात करें रूट
यानी कि जड़। अकेसिया कटेचु की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ पाई जाती है, और मूसला जड़ में जो मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य जो जड़ होती है, उससे ही एक मूसला जड़ तंत्र का निर्माण होता है। तो अकेसिया कटेचु में जो जड़ पाई जाती है वो मूसला जड़ पाई जाती है। उसके बाद में यदि बात करें तना, स्टेम, अकेसिया कटेचु का जो तना होता है वो जमीन से ऊपर होता है, वायवीय होता है, ऊर्ध्व होता है, ठोस होता है, बेलनाकार होता है और शाखित होता है। शाखित का मतलब होता है कि अकेसिया कटेचु के जो तना होता है उस तने के चारों ओर शाखाएं पाई जाती है, इस कारण से इसको बोला जाता है शाखित। तो ये जो तना होता है वो ऊर्ध्व होता है, ठोस होता है, बेलनाकार होता है और शाखित होता है। ये इसके तने के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में तने के बाद में जो तने पर जो व्यवस्थित जो पत्तियां होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लीफ, अकेसिया कटेचु जो पादप होता है, अकेसिया कटेचु के पादप के ऊपर पाए जाने वाली जो तने के चारों ओर जो शाखित जो पत्तियां पाई जाती है, उन पत्तियों का जो क्रम होता है वो होता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम, एकांतर का मतलब होता है कि ये जैसे ये तना होता है, इस तने के एक तो यहाँ पर लीफ लगेगी और एक इसके यहाँ लीफ लगेगी, दूसरी ओर यहाँ लीफ लगेगी और फिर इधर लीफ लगेगी। कहने का मतलब है कि ये समानांतर क्रम में पत्तियां उपस्थित नहीं है, दो पत्तियों के बीच में एक पत्ती के स्थान का इसमें रिक्त स्थान होता है, तो इसे बोला जाता है एकांतर क्रम, अर्थात एक का अंतर है दो पत्तियों में, उसे बोला जाता है एकांतर क्रम। और इसमें जो शिराविन्यास पाया जाता है वो होता है जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, शिराविन्यास पाया जाता है। तो इस प्रकार इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है और जालिकावत शिराविन्यास इनमें पाया जाता है। उसके बाद में पुष्पकर्म, इनफ्लोरेस्केंस, अकेसिया कटेचु में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो होता है एसिमाक्सी, एसिमाक्स, एसिमाक्सी, एसिमाक्स। एसिमाक्सी, एसिमाक्स का मतलब होता है कि इस पादप के तने के ऊपर पाया जाने वाला जो पुष्प है वो अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब यह है कि अग्रिम छोर पर इसके पुष्प उपस्थित होते हैं, तो इसको एसिमाक्सी, एसिमाक्स बोला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे फ्लावर, यानी कि पुष्प। पुष्प होता है, पुष्प में हम अनेक जो रेखांकित जो शब्द होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पुष्प की, तो इसमें जो पुष्प होता है वो एक प्रकार से पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब होता है कि पुष्प में पाए जाने वाले बाह्य दल है, दलपुंज है, पुमंग है और जायांग, सभी प्रकार के जो पूर्ण रूप से इस पुष्प के अंदर जो अंग हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब होता है कि पुष्प को अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों काट में यदि काटा जाए तो ये बराबर दो भागों में कट जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या सम्मित। तीसरा जो एक मुख्य गुण है वो है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब है कि जो अकेसिया कटेचु के पादप में जो पुष्प पाया जाता है उसमें पुमंग और जायांग, पुमंग का मतलब होता है ये नर जन्नांग को निरूपित करता है और जायांग ये मादा जन्नांग को निरूपित करता है, तो ये हो गया द्विलिंगी उपस्थित होता है। उसके बाद में ये जो पुष्प है, इस पूरे पुष्प की हम संरचना का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो पुष्प में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स बाह्य दल। बाह्य दल जो होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं।
संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, और ये जो होते हैं वो संयुक्त रूप से होते हैं, अर्थात इनके ब्रैकेट लगेगा। बाह्य दल होंगे संयुक्त जुड़े हुए। उसके बाद में होगा कोरोला। कोरोला का मतलब है कि दलपुंज। दलपुंज एक पुष्प का ऐसा भाग होता है जो बाह्य दल के नीचे पाया जाता है। बाह्य दल का जो रंग होता है वो लगभग हरा होता है सभी पुष्पों में, परंतु जो कोरोला दलपुंज है उसका जो रंग होता है वो पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। इन रंगीन प्रकार के जो दलपुंज पाए जाते हैं उनका कारण कहीं ना कहीं ये है कि इस रंग के कारण जो पराग कीट होते हैं वो पराग कीट इस रंग के कारण अपनी ओर आकर्षित होकर के और पराग कणों को ला करके और जनन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोरोला जो दलपुंज होगा वो दलपुंज होंगे, इसमें 5 होंगे, और पांचों जो दलपुंज होंगे वो दलपुंज परस्पर स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र ये संयुक्त होंगे। और उसके बाद में जो दलपुंज होंगे वो संयुक्त होंगे, और दलपुंज में किसी भी प्रकार से जुड़े जो इनके जो किनारे होंगे जुड़े हुए होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब है पुमंग। पुमंग में देखिए अकेसिया कटेचु में जो पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो गिनने योग्य नहीं है, असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इनमें जो पुंकेसर होंगे वो होंगे अनंत, और जो पुंकेसर होंगे वो दल लग्न नहीं होंगे, अर्थात कहने का मतलब है दल से जुड़े हुए नहीं होंगे। उसके बाद में गाइनोसियम। गाइनोसियम की बात करें तो अकेसिया कटेचु में जो गाइनोसियम होता है उसमें जो एक अंडपी होगा, अंडप की जो संख्या होगी वो केवल क्या होगी? एक अंडपी। अंडपों की संख्या क्या होगी? एक अंडपी। एक अंडपी का मतलब हम जानते हैं कि जो भी अंडप होगा वो स्वतंत्र रूप से होगा। एक अंडपी का मतलब और जो होगा वो क्या होगा? ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइनोसियम हो गया। गाइनोसियम के बाद में हम बात करेंगे सीड। सीड से पहले हम बात करेंगे फ्रूट, यानी कि फल। फल कौन सा होता है? इसमें फल होता है कैप्सूल। कैप्सूल को संपुट प्रकार का जो फल पाया जाता है, अकेसिया कटेचु या लेग्यूमिनेसी कुल के अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें जो फल होता है वो कैप्सूल या संपुट प्रकार का पाया जाता है। और सीड यानी कि बीज। बीज जो होते हैं वो बीज अनेक प्रकार के रंगों में रहते हैं अलग अलग पादपों के। यदि बीजों की बात करें तो अकेसिया कटेचु में हम आज अध्ययन अकेसिया कटेचु का कर रहे हैं, तो अकेसिया कटेचु के जो बीज होते हैं वो होते हैं भूरे पीले रंग के। और ये जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी। हमने पहले भी अध्ययन किया था जब हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों का अध्ययन कर रहे थे, तो अभ्रूणपोषी के बारे में हमने बताया था कि जितने भी एक बीजपत्री पादप होते हैं उन सभी पादपों में जो भ्रूण होता है वो लगभग भ्रूणपोषी होता है, जबकि जितने भी एक बीजपत्री पादप होता है उसमें भ्रूणपोषी होता है। तो ये हो गया सीड। इसके बाद में हम अब पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पुष्प चित्र, फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम। पुष्प चित्र के बारे में बात कर रहे हैं तो पुष्प चित्र में सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य दल। बाह्य दल कितने थे? 5 थे। ये 5 बाह्य दल हैं। बाह्य दल को हमने अकेसिया कटेचु में देखा था कि जो बाह्य दल होते हैं
वो हरे रंग के होते हैं। और इन जो बाह्य दल है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जो आंतरिक जो अंग, पुष्प के आंतरिक अंग कौन से होते हैं? दलपुंज है, पुमंग है और जायांग है। इन सब की रक्षा का कार्य किनका होता है? बाह्य दल का होता है। तो ये हो गए इनके 5 बाह्य दल। पांचों जो बाह्य दल थे वो संयुक्त थे। तो संयुक्त है तो इनके जो ये जो किनारे हैं, इन किनारों को हम जोड़ देंगे। ये इस प्रकार ये जो किनारे हैं ये जुड़े हुए हैं, तो इन किनारों को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 बाह्य, इसमें बाह्य दल हो गए टोटल 5। उसके बाद में हम बात करते हैं दलपुंज। दलपुंज की भी अकेशिया कटेचु में संख्या 5 थी और संयुक्त थे। तो दलपुंज ये दलपुंज हैं। ये अकेशिया कटेचु में जो बाह्य दलपुंज के जो नीचे की जो संरचना है उसको हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। और दलपुंजों की संख्या भी ठीक बाह्य दल के समान ही 5 है। चूँकि दलपुंज का जो रंग है वो पीला, सफ़ेद या नीला या गुलाबी रंग का होता है, क्योंकि ये पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनोखे रंग के कारण ये अपनी ओर आकर्षित होते हैं और पराग कीट परागण में सहायक होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 दलपुंज हैं। ये 5 दलपुंज, पांचों दलपुंज क्या है? संयुक्त है। उसके बाद में हम बात करेंगे पुंकेसरों की, पुमंग एंड्रोसियम। तो पुंकेसर कितने हैं इसमें? पुंकेसर हमने अभी पढ़ा था कि पुंकेसरों की जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है। तो कहने का मतलब पुंकेसर वो क्या हैं? वो अनंत हैं। ये पुंकेसर हो गए अनंत। कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसरों को हम गिन भी सकते हैं, लेकिन अकेशिया कटेचु एक ऐसा पादप है जिसके पुष्प में पाए जाने वाले पुंकेसरों की हम गणना नहीं कर सकते। और उसके बाद में हम बात करते हैं जायांग। जायांग में अंडकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो अंडक जो संख्या में वो कितने हैं? वो 1 हैं और वो ऊर्ध्ववर्ती है। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्ववर्ती का मतलब होता है कि अंडाशय तो हो ऊपर और बाकी जो अन्य भाग है, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग, वो सभी अंडाशय के नीचे से निकले। तो ऐसी जो पोजीशन होती है वो ऊर्ध्ववर्ती होती है। ये यहाँ पर क्या लगेगा? मात्र x लगेगा। मात्र x का मतलब है कि इस पुष्प को इधर से काटो, लंबवत काट में काटो या अनुप्रस्थ काट में काटो, तो ये बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे हम त्रिज्या सममित भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो अकेशिया कटेचु का पुष्प चित्र है, उसके बाद में पुष्प चित्र के बाद में हम पुष्प सूत्र का निर्माण करेंगे। तो पुष्प सूत्र का निर्माण हम पुष्प चित्र की तरह ही करेंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले जो पौधा था, अकेशिया कटेचु का जो पुष्प था वो क्या था? सहसीमाक्षी था। तो सहसीमाक्षी का यहाँ पर हम प्रतीक क्या लेंगे? Br। सहसीमाक्षी का जो प्रतीक आएगा वो क्या आएगा? Br आएगा। उसके बाद में क्या है? त्रिज्या सममित है, क्योंकि हम इसको अनुप्रस्थ, इसको लंबवत या अनुप्रस्थ काटे तो बराबर 2 भागों में कट रहा है। तो ये क्या आ गया? त्रिज्या सममित। उसके बाद में क्या है? ये द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? कि इसमें पुंकेसर यानी कि पुमंग भी पाए जा रहे हैं और जायांग का मतलब कि अंडाशय भी पाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? द्विलिंगी हो गया। उसके बाद में कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 हैं संख्या में। और पांचों जो दलपुंज हैं, बाह्य दलपुंज हैं, वो क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए के लिए हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया।
उसके बाद में हम बात करते हैं दलपुंज। दलपुंज को कोरोला कहते हैं, तो कोरोला के लिए सी का प्रयोग करते हैं। सी की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5 ही कोरोला है, लेकिन जो पांचों हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी संयुक्त रूप से ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में पुंकेसरों की गणना करते हैं, तो पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अनंत लगाएंगे। और अनंत ये आपस में किसी भी प्रकार से दललग्न नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो हम इसको केवल स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद में गाइनोसियम। गाइनोसियम में हम अंडकों की संख्या गिनते हैं, इसमें केवल एक ही अंडक पाया जा रहा है, तो एक अंडक लिख देंगे। जिन पादपों के जायांग में केवल एक अंडक होता है तो वो हमेशा स्वतंत्र होता है। और ये यहाँ पर नीचे इसके लगा देंगे निशान ऊर्ध्ववर्ती का। तो इस प्रकार इसका जो अकेसिया कटेचु है उसमें लेग्यूमिनेसी कुल का जो पुष्प सूत्र है वो इस प्रकार बनता है। बीआर का मतलब हो गया सेसिमाक्सी, इसका मतलब हो गया त्रिज्या सम्मित, इसका मतलब हो गया द्विलिंगी अर्थात पुमंग जायांग दोनों उपस्थित हैं। कैलेक्स यानी कि बाह्य दल 5 हैं संख्या में और जुड़े हुए हैं पांचों आपस में। उसके बाद में कोरोला। कोरोला का मतलब है दलपुंज। दलपुंज भी 5 हैं संख्या में और पांचों क्या हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में जो पुंकेसरों की जो संख्या है वो अनंत है, गिन नहीं सकते। और उसके बाद में जायांग के जो एक है, एक अंडपी है, अर्थात इसका मतलब जो अंडप होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो जितनी भी दलहनी फसलें जैसे मूंगफली है, मसूर है, मूंग है, चना है, तो ये अकेसिया कटेचु है। ये जितनी भी दलहनी जो फसलें हैं वो सभी फसलें लेग्यूमिनेसी और फेबिएसी कुल में आती है। तो इस प्रकार आज हमने लेग्यूमिनेसी कुल के अकेसिया कटेचु पादप का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। धन्यवाद।